नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। न्यूज़ 18 को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड ने सभी जिलों के डीआईओएस से जानकारी मांगी है, जिसके बाद सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार हाई स्कूल की परीक्षाएं हो नहीं पाई हैं, जिसके चलते अब बोर्ड ने यह फैसला किया है कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों को प्रमोट करके इससे आगे की कक्षा में भेज दिया जाए। फिलहाल सभी जिलों के डीआईओएस से इसके लिए बाकायदा जानकारी भी मांगी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए जरूरी खबर जो इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिनको शामिल होना था, कोरोना के चलते परीक्षा हो नहीं पाई, जिसके बाद अब बोर्ड ने यह फैसला किया है कि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, यूपी बोर्ड ने सभी जिलों के डीआईओएस से जानकारी मांगी है इस संबंध में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। कोरोना काल में यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर। न्यूज़ 18 के सूत्र बता रहे हैं कि हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड ने सभी जिलों के डीआईओएस से जानकारी मांगी है। छात्रों के प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर उनको प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। काल में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड एक बड़ी राहत देने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से माने तो यूपी बोर्ड अब 10वीं की परीक्षाओं में उनको प्रमोट करने की तैयारी कर रहा है, जिस बाबत 20 मई तक शासन ने सभी डीआईओएस को ये निर्देश दिए हैं कि शाम तक वो हर छात्र का ब्यौरा तलब करा दे। ऐसे में इस ब्यौरे में उनके प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, साथ ही साथ यूनिट टेस्ट के अंक मांगे गए हैं। ऐसे में जहाँ हाई स्कूल में 70 नंबर की थ्योरी और 30 मार्क्स के जहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम थे, जिसको लेकर के भी उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में 29,94,312 परीक्षार्थी जो इस वर्ष यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले थे, उनको लेकर के शासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि सीबीएसई के बोर्ड के तहत ही इस बार उनको भी प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है, जिस बाबत डीआईओएस को सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्राइवेट छात्रों को लेकर के शासन ने स्पष्ट किया है कि रेगुलर छात्र के बाद में उनको लेकर के भी नीति बनाई जाएगी। हालांकि अभी प्राइवेट छात्र को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई है। ऐसे में ये बड़ी खबर जो न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको बताई जा रही है, बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18, लखनऊ। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बुजुर्ग का अभी भी इलाज करवाकर ये लोग वापस लौट रहे थे, तभी ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। लखनऊ से इलाज करवाकर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। लालगंज कोतवाली के लीलापुर बाजार के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक और कार की टक्कर हुई है और 3 लोगों की जान चली गई है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बुजुर्ग का इलाज करवाकर ये लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। लखनऊ से इलाज करवाने के बाद जब अपने घर लौट रहे थे, तभी लालगंज कोतवाली के लीलापुर बाजार के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी हादसे के बारे में? जी अमित, बताना चाहेंगे बीती रात जो है काफी मौसम भी खराब था और ये स्कॉर्पियो सवार 5 लोग जो है लखनऊ से आ रहे थे और जानकारी के मुताबिक ये लखनऊ में इलाज करवाने के बाद जो है ये प्रयागराज अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही लालगंज कोतवाली के लीलापुर बाजार के पास पहुंचे, वैसे ही इनकी जो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार थी वो जो है सीधा ट्रक से जो है जाकर टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौके पे जो है दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनको जो है जिला अस्पताल में बीती रात भर्ती कराया गया, जिसके बाद जो है उनकी हालत नाजुक थी और उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे में जो है पिता पुत्र की जो है जान गई है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि जैसे हादसा हुआ वैसे जो है तत्काल पुलिस जो है मौके पे पहुंची और जो भी घायल थे उनको जो है तत्काल जो है अस्पताल जो है पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जो है अभी जाहिर किया जा रहा है कि बीती रात जो है मौसम खराब था और सुहाना जो है मौसम था, जिसके चलते जो है ट्रक जो कार चालक था उसको जो है झपकी आ गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। शुक्रिया रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विजय कश्यप का कोरोना के चलते मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विजय कश्यप 52 साल के थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले वो 5वें विधायक हैं जो दूसरी लहर से संघर्ष करते हुए जिंदगी की जंग हार गए। विधायक विजय कश्यप 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 29 अप्रैल से मेदांता में उनको भर्ती करवाया गया था। कुछ दिन नानवता स्थित घर में ही आइसोलेट भी रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद 29 अप्रैल को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया। वहीं कल रात अचानक विधायक विजय कश्यप के निधन की खबर सामने आई। और विजय कश्यप के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े नेता थे और सदा जनहित के कार्यों में समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विजय कुमार कश्यप एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने सदैव अपने दायित्वों का कुशलपूर्वक निर्वहन किया। कश्यप के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। जेपी नड्डा ने लिखा, राज्य मंत्री विजय कश्यप जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। सरल स्वभाव के धनी विजय जी सदैव समाज एवं संगठन के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर के चरथावल से लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाले नेता का निधन पार्टी व प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। माननीय विजय कश्यप जी हमारे साथी, हमारे मित्र, मुजफ्फर जनपद की चरथावल विधानसभा से विधायक और राज्य बाढ़ एवं राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 20 दिन से कोरोना के कारण से मेदांता में एडमिट थे। लगातार उनसे, डॉक्टर से, परिवार के लोगों से मेरी बातचीत होती रही। 3 दिन पूर्व उनकी धर्मपत्नी से मेरी बातचीत हुई कि भाभी जी आप परेशान ना हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। कल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे मुजफ्फरनगर में। आते के साथ ही पूछा, सब ठीक है? मैं कहा जी हाँ। मैंने विजय कश्यप जी मेदांता में कि नहीं मुझे पता है और मैंने डॉक्टर से बातचीत की है। यानी मुख्यमंत्री भी लगातार इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी एक मंत्री की लगातार अपडेट वहाँ के डॉक्टर से लेते रहे और बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन, जो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे वो भी इंजेक्शन मुख्यमंत्री ने पहुँचवाने का काम किया। पूरी कोशिश माननीय मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से की। और चलिए अब एक नज़र विजय कश्यप के राजनीतिक सफ़र पर डालते हैं। हम ये देखेंगे कि वो बेहद छोटे से राजनीतिक जीवन में भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। विजय कश्यप बीजेपी के टिकट पर चरथावल विधानसभा सीट से साल 2007 और फिर 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन कश्यप पहली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए और 2019 के अगस्त में योगी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तब विजय कश्यप को अपने कैबिनेट में उन्होंने शामिल किया। तो मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले चरथावल विधानसभा से चुनाव लड़ा उन्होंने 2007 और 2012 में। लेकिन 2017 में बीजेपी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब वो जीत गए और 2019 में योगी कैबिनेट में उनको शामिल किया गया। बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई।
विजय कश्यप यूपी के 5वें विधायक हैं जिनका कोरोना की दूसरी लहर में निधन हो गया। इससे पहले 23 अप्रैल को लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश श्रीवास्तव, औरैया के रमेश चंद्र दिवाकर, 28 अप्रैल को बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार और 7 मई को रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का निधन हो चुका है। वहीं पिछले साल कमला रानी वरुण और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। प्रयागराज में गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारे पर शवों को दफनाने पर लगाई गई पाबंदी का पहले ही दिन असर भी देखने को मिला। योगी सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने गंगा के घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी के चलते ज्यादातर घाटों पर मंगलवार को किसी भी शव को नहीं दफनाया गया। वहीं प्रशासन ने लकड़ी मालिकों से बात करके 3000 रुपये लकड़ी का रेट तय कर दिया है। इसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि वो शवों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार करें। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के साथ ही फाफामऊ, अरैल और छतनाग घाट पर भी सरकारी टीमें मुस्तैद नजर आईं। यहाँ पर यह प्रगति हुई है कि यहाँ पर कोई अब शवों को दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी जिलों की यहाँ पर शव आ रहे थे। हाँ, तो उनको बता दिया कि भाई अपनी गांव सभा की ज़मीन में वगैरह में ही आप वहीं पर दफनाने की प्रक्रिया अपनाइए। कल पुलिस जो है और पीएससी तथा लोकल पुलिस, लेखपाल और सचिव तथा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं प्रधान, इन सबको लगाया गया है एक तरफ से। ये सब जो है निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कोई भी गंगा में कोई भी लाश को फेंके ना। सनातन धर्म में श्रृंगवेरपुर धाम का विशेष महत्व है। यहाँ पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए दाह संस्कार की परंपरा है। यहाँ पर गंगा के घाटों पर इस तरह शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बीते कुछ महीनों में जब कोरोना काल चल रहा था तो मौतों की संख्या बढ़ गई थी, जिसके बाद तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं अपने शवों को लेकर, उन्होंने यहाँ पर बहुतायत संख्या में शवों को यहाँ पर दफन कर दिया गया था, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। और उस आदेश के अनुपालन में अब यहाँ पर सोरांव एसडीएम अनिल चतुर्वेदी जी पहुंचे हैं, उनकी टीम पहुंची है, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और अब यहाँ पर जल पुलिस तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल पुलिस के लोग यहाँ पर हैं। तो किसी तरह से अब गंगा नदी में शवों के प्रवाहित करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कोरोना के खिलाफ जंग में वाराणसी को एक और ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है, जो रोहनिया में दीनदयाल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 150 बेड के मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिल गई। 660 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला प्लांट रोहनिया के दीनदयाल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। ये प्लांट गुजरात के अलंकेश्वर शहर से वाराणसी पहुंच चुका है, जिसे जल्द ही हॉस्पिटल में लगा दिया जाएगा। इस प्लांट के लगने के बाद इस हॉस्पिटल में करीब 150 बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कि इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा और इससे बड़ा जो प्लांट है वो आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे लगाएगा। इस प्लांट के लगने के बाद कबीर चौरा मंडलीय हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, जिसकी क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट की होगी और 200 बेड को 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकेगी। इसी महीने दूसरे प्लांट की भी आने की संभावना है, जिससे अस्पताल के एमसीएच विंग को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। बहरहाल गुजरात से आए इस प्लांट को 1 से 2 दिन में स्थापित कर दिया जाएगा। 40 nm³ पर आवर, ओके। और ये प्लांट अभी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है। इस नए प्लांट के बाद वाराणसी के अस्पतालों में 3 ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वाराणसी के 2 बड़े सरकारी अस्पताल अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेवा देने के लिए आत्मनिर्भर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी में लोगों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव को कम करने के लिए मेरठ के कोविड कंट्रोल रूम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद उपलब्ध करवाई गई है। अगर आप कोरोना के भय से परेशान हैं तो मनोवैज्ञानिक सलाह के जरिए आप फिर से खुशियां बटोर सकते हैं। मेरठ के कोविड कंट्रोल रूम में कोरोना की रोकथाम के साथ मरीजों को मानसिक रूप से भी स्वस्थ किया जा रहा है। कोविड कंट्रोल रूम में मनोवैज्ञानिक उन मरीजों से बात कर रहे हैं जो भय के शिकार हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास
ऐसे मरीज लगातार कंट्रोल रूम में फोन करके टिप्स ले रहे हैं, जो कोरोना की बीमारी से ठीक होकर घर आए हैं। जो लोग ऑलरेडी कोविड सर्वाइवर हैं, उनके तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, तो उन लोगों के लिए हम सिर्फ इतनी सलाह देना चाहेंगे कि पहले तो सबसे पहली बात है वो सकारात्मक रहें, क्योंकि अगर आप रिसर्च को देखें तो इम्यूनिटी पावर और सकारात्मकता के बीच में बहुत बड़ा एक कोरिलेशन पाया गया है। यानी कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करेगा, तो ऐसे में सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में मरीजों के लिए 24 घंटे मनोवैज्ञानिक लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत रहकर लड़ने के टिप्स दे रहे हैं। हम भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, तो बात कोरोना की ना करें, बात अच्छी चीज़ों की करें, बात पॉजिटिव चीज़ों की करें। ऐसे में हमने जो देखा है कि लोग कोरोना पे ही फोकस हो रहे हैं और इस डर और इस दहशत में वो ये भूल गए कि उनकी ज़िंदगी में और कितनी सारी खुशियाँ, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरी उनसे यही अपील है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और ये जो समय है, ये समय क्रिएटिविटी का समय है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी से लड़ने में हौसले की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए डाइट के साथ एक्सरसाइज पर ध्यान देने की जरूरत है। नींद भरपूर लें, डाइट अच्छा लें और एक्सरसाइज, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल डिप्रेशन को दूर करने में निभाता है। वो डिप्रेशन को दूर कर रहा है इसलिए निभाता है क्योंकि हमारे एक्सरसाइज करने से हमारे डोपामीन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो पूरा दिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता है, हमारे मूड को अच्छा रखता है। जाहिर है मेरठ जिला प्रशासन की पहल अच्छी है, क्योंकि कोरोना का डर लोगों में इस कदर है कि लोग चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में रिलायंस एक बार फिर से मददगार साबित हुआ है। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों में हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में मिल सकेगा। कोरोना संकट काल में रिलायंस एक बार फिर मददगार साबित हुआ। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों में हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में लिया जा सकेगा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिलायंस की इस पहल का स्वागत किया है। लखनऊ में उन्होंने कुछ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जो एम्बुलेंसेज हैं, जो कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए लगी हुई हैं और ऑक्सीजन जो ढो रही हैं गाड़ियां, उनको प्रतिदिन 50 लीटर डीजल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देना तय किया है और उसका विधिवत शुभारंभ आज लखनऊ में यहाँ हो रहा। पूरे देश में ऐसा उन्होंने देने का निर्णय लिया है। देश में जब ऑक्सीजन क्राइसिस हुई तब आरआईएल ने जामनगर रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाकर राज्यों की मदद की और अब डेली 50 लीटर डीजल मुफ्त पेट्रोल के ऐलान से भी सरकारों को काफी मदद मिलेगी। में राजधानी लखनऊ में जो 2 रिलायंस के पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंपों पर अब रोजाना 50 लीटर डीजल और पेट्रोल मुफ्त में इन वाहनों को मुहैया कराया जाएगा और ये सेवा आगामी 30 जून तक जारी रहेगी।